फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी में आज हम आपको एक ऐसे पेय पदार्थ के बारे में बताएंगे जो पानी तथा चाय के बाद मानव द्वारा पिए जाने वाला तीसरा प्रमुख पेय पदार्थ है, यानी बेवरेज पदार्थ है ये, जिसे हम लोग कॉफ़ी या कहवा कहते हैं। कॉफ़ी में एक कैफीन नामक तत्व पाया जाता है, इसलिए जब हम कॉफ़ी को पीते हैं तो हमको ताजगी या फ्रेशनेस आता है। कॉफ़ी की जो कृषि होती है ये प्लांटेशन के रूप में होती है, बागाती कृषि होती है। इसका जो होता है ये एक प्रकार का कॉफ़ी क्या है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, ट्रॉपिकल प्लांट है। और हम जो कॉफ़ी के बीजों को, जो सीड्स होता है बीन्स के, भुने हुए पाउडर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो कॉफ़ी के रूप में करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इतिहास देख लिया जाए कि कॉफ़ी का इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रहा है। आप लोग को जो चित्र में दिख रहा है ये कॉफ़ी का, जो इसको चेरी कहा जाता है, इसके अंदर कॉफ़ी के बीज होते हैं और उसको निकाल के कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है भूनकर। तो कॉफ़ी के इतिहास के बारे में हम चर्चा थोड़ा करते हैं, कॉफ़ी की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। तो कॉफ़ी को इथोपिया या प्राचीन नाम जिसका अबिसिनिया मूल का पौधा माना जाता है। और एक लोक कथा के अनुसार कॉफ़ी की खोज एक गड़रिया यानी चरवाहा था जिसका नाम काल्डी था, ने की थी। कॉफ़ी को करीब 9वीं शताब्दी में इसकी खोज हुई थी, कॉफ़ी की, अबिसिनिया अर्थात इथोपिया में। उसने एक बार देखा कि उसकी जो बकरियां हैं कॉफ़ी के फल को खाने के बाद अत्यधिक चुस्त और ऊर्जावान एनर्जेटिक हो गई। उसने यह बात पास के जब सूफी संतों को बताई, तो जिसका उपयोग सूफी संतों ने पानी में उबाल कर किया उस कॉफ़ी का, तो जिससे उन्हें ध्यान और इबादत में माना जाता है आसानी हुई। तो उन लोगों ने इसके प्रसार का सोचा कि इसका प्रसार किया जाए। तो अरब कहा जाता है कि इथोपिया से सबसे पहले जो इसका प्रसार हुआ वो अरब दुनिया में हुआ, अरब वर्ल्ड में हुआ 13वीं से 15वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में माना जाता है जो कॉफ़ी अरब देशों में पहुंच गया, जहां कॉफ़ी को कहवा कहा गया, वहीं पे इसका कहवा नाम कहा गया। कहवा का अर्थ होता है ऊर्जा देने वाला पदार्थ, यानी एनर्जेटिक बेवरेज कहा जाता है इसको। मक्का तथा मदीना जैसे शहरों में यह बहुत लोकप्रिय हुआ। और 15वीं शताब्दी में यमन के मोका बंदरगाह से कॉफ़ी को अन्य देशों में भी भेजा जाने लगा। 16वीं शताब्दी में काफ़ी तुर्की यानी जो ऑटोमन साम्राज्य उस वक्त था, फिर फारस यानी जिसको ईरान कहा जाता है, तथा मिस्र यानी इजिप्ट में पहुंच गया। 17वीं शताब्दी में कॉफ़ी इटली से के रास्ते यूरोप तथा अन्य देशों में पहुंच गया। यूरोपीय चर्च ने पहले तो कॉफ़ी को शैतान का पेय बताया कि ये शैतान का पेय है और इस पर रोक लगा दी, लेकिन बाद में जो पोप क्लेमेंट आठवें जो थे ने इसे अनुमति दे दी। और कहा जाता है जो उपनिवेश काल जब आया तो यूरोप के लोगों ने इसे विश्व के अन्य देशों में प्रसार किया और व्यापक स्तर पर इसकी खेती करवाई। भारत में देखा जाए कॉफ़ी का आगमन कैसे हुआ, अराइवल कैसे हुआ, तो एक सूफी संत हुए, उनका नाम था बाबा बूदान। वो 17वीं शताब्दी में यमन देश से 7 बीजों को माना जाता है भारत लाए थे। और कर्नाटक की जो चंद्रगिरी पहाड़ है, या जिसको बाबा बूदन पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे बो दिया। और वहीं से कॉफ़ी की भारत में शुरुआत होती है। और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने इसे व्यावसायिक रूप दिया और भारत के अन्य क्षेत्रों में इसको फैलाया। अब कहा जाता है कॉफ़ी का और उस सांस्कृतिक भूमिका क्या है कॉफ़ी की। एक दौर में कॉफ़ी की सांस्कृतिक भूमिका बहुत रही है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो कहा जाता है कॉफ़ी सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं था, बेवरेज पदार्थ नहीं था, बल्कि इतिहास और संस्कृत, राजनीति, साहित्य तथा अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई वैश्विक विरासत माना जाता है। कैसे देखते हैं, कॉफ़ी हाउस का इतिहास देखते हैं हम लोग। कॉफ़ी हाउस की शुरुआत सबसे पहले 16वीं शताब्दी में इस्तांबुल यानी जो तुर्की है, तुर्की कहा जाता है, में हुई, जहाँ इसे कहवा खाना कहा जाता था। जो कॉफ़ी हाउस है उसको कहवा खाना कहा जाता था। ये जगहें क्या होती, शतरंज खेलने के लिए, कविता पढ़ने के लिए, धार्मिक और राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र हुआ करते थे, जहाँ कॉफ़ी हाउस हुआ करता था। धीरे धीरे स्थान क्या हो गए, सामूहिक सोच और बौद्धिक चर्चाओं के भी हब बन गए। यूरोप में देखा जाए तो यूरोप में पहला जो कॉफ़ी हाउस खुला जो, वो 1650 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में खुला। इसके बाद लंदन, पेरिस, वियना, एम्स्टर्डम जैसे शहरों में भी काफ़ी हाउस खुले। इंग्लैंड में काफ़ी हाउसों में को पेन्नी यूनिवर्सिटीज कहा जाता था, क्योंकि यहाँ विभिन्न जो इसके समर्थक थे या सार्थक थे विषयों पर चर्चा होती थी। जैसे महान लेखक जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, डेनियल डेफे आदि जो लेखक थे, ये भी कॉफ़ी हाउसों में मिलते थे और चर्चा करते थे। माना जाता आइजैक न्यूटन
जैसे वैज्ञानिक तथा एडम स्मिथ जैसे शास्त्री भी इन स्थानों पे मिलते थे और आपस में चर्चा करते थे। फिलहाल ये ऐतिहासिक चीज़ हो गई, सांस्कृतिक चीज़ हो गई। अब हम लोग आते हैं कि कॉफ़ी के विकास के लिए जो भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, जोग्राफिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉफ़ी कहाँ हो सकती है। तो कॉफ़ी के सफल उत्पादन के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए या विकास के लिए कुछ विशिष्ट भौगोलिक दशाएं आवश्यक आवश्यक होती हैं। इन दशाओं का प्रभाव पौधों की वृद्धि पे भी पड़ता है, उत्पादन की गुणवत्ता क्वालिटी पे भी पड़ता है और मात्रा क्वांटिटी पे भी पड़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं कौन सी क्लाइमेट अच्छी होगी कॉफ़ी की खेती के लिए, तो जलवायु क्या होना चाहिए, उष्णकटिबंधीय होना चाहिए, ट्रॉपिकल होना चाहिए, गर्म क्षेत्र होना चाहिए, तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। पाला बहुत नुकसान करता है, पाला बहुत हानिकारक होता है। वर्षा भी इसको खूब चाहिए, 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, और बारिश लगातार हो, यानी हफ्ते में 10 दिन में बारिश होनी चाहिए। ऊंचाई कहा जाता है कि 600 से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर इसकी खेती होती है। अधिक ऊंचाई पर कॉफ़ी की जो गुणवत्ता होती है थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन पैदावार कम हो जाती है। तो पेड़ में क्या होता है, इसके पानी नहीं लगना चाहिए। अगर पेड़ों में पानी लग जाता है तो इसके क्या होती है, जड़ें सूख जाती हैं और पौधा क्या हो जाता है, सूख जाता है। इस कारण मिट्टी अगर हल्की अम्लीय है, जिसका पीएच मान 6 से लेकर 6.5 है, तो बहुत अच्छा है। एक टेरा रोक्सा मिट्टी होती है जो ब्राज़ील में पाई जाती है, कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छी है। जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए पेड़ों में। और अगर जैव पदार्थ उसमें है, फॉसिल्स हैं, तो और अच्छी बात है, कॉफ़ी और अच्छी होगी। और जो छोटे पौधे होते हैं उनके लिए तेज धूप नुकसान करता है, इसलिए इसका जो प्लांटेशन किया जाता है छायादार वृक्षों के नीचे किया जाता है। जैसे केला के नीचे कर दिएगा, बाद में जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो केला को काट दिया जाता है। कॉफ़ी की खेती मुख्य रूप से देखा जाए तो कर्क और मकर रेखाओं के मध्यवर्ती क्षेत्र में होता है, यानी वो क्षेत्र जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहीं पर होता है। और ज़्यादातर इनके जो खेत होते हैं वो सीढ़ीदार होते हैं, और हमको सस्ते और कुशल श्रमिक की भी ज़रूरत होगी। अगर उस क्षेत्र में मिलते हैं तो कॉफ़ी के लिए सबसे आदर्श स्थिति होती है। अब देख लीजिए कॉफ़ी के प्रकार देखा जाए तो कॉफ़ी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक है कॉफ़ी अरेबिका। कॉफ़ी अरेबिका दुनिया की सबसे लोकप्रिय और उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी वाली कॉफ़ी मानी जाती है। इसमें क्या होता है, सुगंध होता है, स्वाद उत्कृष्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। और इसकी जो पौधों की ऊंचाई होती है थोड़ी छोटी होती है, 2.5 मीटर से लेकर 4 मीटर होती है। इसमें जो कैफीन की मात्रा होती है वो 1 से लेकर 1.5 यानी 1.5% होती है। अरेबिका काफ़ी मुख्यतः पर्वतीय भागों में उगाया जाता है इसको, और विश्व का जो 60 से 70% कॉफ़ी का उत्पादन अरेबिका प्रकार का ही होता है। ये सबसे अच्छी कॉफ़ी मानी जाती है। अगर हम लोग देखें कॉफ़ी अरेबिका के जो प्रमुख उत्पादक देश हैं वो ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इथोपिया है, और भारत में जो कर्नाटक राज्य है। एक कॉफ़ी और होती है जो कॉफ़ी रोबस्टा कहा जाता है। कॉफ़ी अरेबिका के बाद उगाई जाने वाली ये दूसरी प्रमुख प्रजाति है। इसमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है, स्वाद थोड़ा तेज होता है, जो टेस्ट होता है तेज होता है, और प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक होती है। और वृक्ष की लंबाई भी कॉफ़ी अरेबिका की अपेक्षा अधिक होती है, लगभग 4 से 6 मीटर होती है। कैफीन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, 2 से लेकर 2.7% होती है। और कुल वैश्विक उत्पादन का जो ग्लोबल प्रोडक्शन होता है उसका 25 से 30% कॉफ़ी का उत्पादन जो होता है काफ़ी रोबस्टा प्रकार का होता है। अगर देखा जाए प्रमुख उत्पादक देश देखा जाए तो वियतनाम कॉफ़ी रोबस्टा का सबसे अधिक उत्पादन करता है। इसके अलावा ब्राज़ील और इंडोनेशिया में भी कॉफ़ी रोबस्टा की खेती होती है। एक होती है कॉफ़ी लिबेरिका होती है। कॉफ़ी लिबेरिका जो है यह कॉफ़ी की एक दुर्लभ प्रजाति मानी जाती है। इसका जो स्वाद होता है बड़ा विशिष्ट होता है, और फल का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, और वृक्ष की लंबाई सबसे बड़ी होती है, 8 से लेकर 10 मीटर होती है। इसमें कैफीन की जो मात्रा होती है 1 से लेकर 1.5% होती है। और जो इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं फिलीपींस, फिलीपींस में इसको बराको भी कहा जाता है, बराको कॉफ़ी भी कहा जाता है। अन्य देश मलेशिया और इंडोनेशिया में भी इसकी खेती होती है। और इसका जो मूल उत्पत्ति क्षेत्र है लाइबेरिया है। इसका विश्व उत्पादन में बहुत ही कम योगदान है, 2 से लेकर 3% ही इस प्रकार की कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड पे होती है। अब देख लीजिए विश्व के प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक देश की चर्चा कर लिया जाए तो सबसे जो ज़्यादा उत्पादन करता है वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, और ये सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी होता है इसको कॉफ़े जिनो कहा जाता है।
कॉफीजिनो कहा जाता है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी यहाँ बहुत महत्व रखा जाता है। कहा जाता है हर वर्ष काफ़ी महोत्सव फेस्टिवल भी यहाँ मनाया जाता है, कई बार मनाया जाता है। और विश्व का लगभग 35 से 40% उत्पादन कॉफ़ी का यही होता है। और कुल उत्पादन का लगभग ये 75% दुनिया के देशों को निर्यात कर देता है। और अगर इसके प्रमुख क्षेत्र देखा जाए कि कहाँ कॉफ़ी का उत्पादन हो रहा है यहाँ पे, तो एक मीनास गेराइस क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य यहाँ का है। और साओ पोलो कहा जाता है ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा राज्य है, और ये ब्राज़ील की सबसे बड़ी कॉफ़ी की मंडी भी है। साओ पोलो एक शहर है यहाँ का, साओ पोलो एक राज्य भी यहाँ का है। यहाँ का एक सेंटोस बंदरगाह है, इसको कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य कार्य ही है कॉफ़ी का निर्यात करना। यहाँ की जो मुख्य प्रजातियाँ हैं मुख्य रूप से कॉफ़ी अरेबिका यहाँ बोई जाती है। जो दूसरा सबसे प्रमुख देश है दुनिया का, जो दूसरा सबसे काफ़ी बड़ा उत्पादक देश है वो वियतनाम है। यहाँ मुख्य रूप से कॉफ़ी रोबस्टा बोया जाता है। कहा जाता है यहाँ जितनी भी कॉफ़ी उगाई जाती है उसका 90% कॉफ़ी रोबस्टा है, और विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी रोबस्टा की खेती यहीं पे होती है। यहाँ का एक डॉक लॉक क्षेत्र है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। वियतनाम में ठंडी दूध वाली कॉफ़ी बड़ी प्रसिद्ध है, और इसके अलावा एक कॉफ़ी अंडे वाली कॉफ़ी भी वियतनाम में काफ़ी लोकप्रिय है। और विश्व के उत्पादन का लगभग 15 से 20% यहाँ पर होता है। तीसरा जो प्रमुख देश है कोलंबिया, जहाँ पे 8 से 10% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ये एंडीज के पर्वतीय क्षेत्रों में कॉफ़ी होती है, और यहाँ की कॉफ़ी अरेबिका प्रकार की, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी की होती है, उच्च गुणवत्ता की होती है। और कोलंबियन कॉफ़ी का एक विश्व प्रसिद्ध ब्रांड भी है, और कुल उत्पादन का ये लगभग 90% निर्यात कर देता है। यहाँ कहा जाता है कॉफ़ी को राष्ट्रीय गौरव के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ का जो कॉफ़ी पर्यटन है, कॉफ़ी टूरिज्म है, बहुत ही फेमस है कोलंबिया का। जो चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है वो इंडोनेशिया है। ये एशिया का कहा जाता है जो पहला देश है जहाँ कॉफ़ी का उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ। जावा की कॉफ़ी बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसमें जानते हैं इसे चौथा स्थान है। यहाँ की जो मुख्य किस्म है रोबस्टा, लगभग 70% उत्पादन यहाँ कॉफ़ी रोबस्टा का होता है, और कुल उत्पादन का ये भी 75% निर्यात कर देता है। यहाँ का जो कॉफ़ी लोवाक है ये दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी मानी जाती है। अन्य देश में इथोपिया, जैसा जानते हैं ये जन्म स्थान ही है कॉफ़ी का, जननी है और कॉफ़ी अरेबिका का। युगांडा रोबस्टा कॉफ़ी का जन्म स्थान है, ध्यान दीजिएगा। कॉफ़ी अरेबिका का जो जन्म स्थान है वो इथोपिया है, और कॉफ़ी रोबस्टा का युगांडा है। भारत 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और मुख्य रूप से यहाँ पे हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है किन राज्य में, कर्नाटक में 60 से 65%, केरल में 20 से लेकर 20% के आसपास, तमिलनाडु में 5 से 6% होता है। भारत में कॉफ़ी बोर्ड भी बना दिया गया 1942 में। जो आंध्र प्रदेश का है अराको घाटी, यहाँ ऑर्गेनिक आदिवासी कॉफ़ी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है जो अराको घाटी है। भारत के प्रमुख अगर देखा जाए कॉफ़ी बागान देख लिया जाए कि भारत में कौन से कॉफ़ी बागान है, तो बाबा बुदन का पहाड़ ये चिकमंगलूर जिले में पड़ता है, कर्नाटक का, ये सबसे पुराना है। इसके अलावा टाटा कॉफ़ी स्टेट ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों क्षेत्रों में है। ये भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक कंपनी भी है। एक नेल्सन स्टेट है ये वायनाड केरल में पड़ता है, और एक है बालकोटा स्टेट ये कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है। आप देखा जाए विश्व के प्रमुख कॉफ़ी निर्यातक देशों का देखा जाए तो ब्राज़ील दुनिया का लगभग 35 से 40% कॉफ़ी का निर्यात करता है। वियतनाम 15 से 18%, कोलंबिया 10 से 12%, इंडोनेशिया 6 से 7%, और इथोपिया 3 से 4% कॉफ़ी का निर्यात करता है। अब देखा जाए कि कॉफ़ी का आयात इम्पोर्टर देश कौन से हैं, सबसे ज़्यादा कौन कॉफ़ी मंगाता है, तो यूएसए लगभग 20%, जर्मनी 11 से लेकर 12%, फ्रांस लगभग 9%, इटली लगभग 8%, और जापान लगभग 7% कॉफ़ी का आयात करता है। यानी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है ब्राज़ील है, और सबसे बड़ा इंपोर्टर यूएसए है। अगर हम लोग देखें कॉफ़ी के मुख्य ब्रांडों के नाम देखा जाए जो बड़े फेमस हैं, एक स्टारबक्स है यूएसए का है, नेस्कैफ़े ये भी यूएसए का है, एक है लोबाजा ये इटली का है, इली भी इटली का है, और एक चीबो है जर्मनी का ब्रांड है, और कोस्टा जो चाय का ब्रांड है ये यूके का है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को अगर हम लोग कॉफ़ी के बारे में देखा जाए, कहवा के बारे में देखा जाए, तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान होते हैं, बड़े बड़े बागान होते हैं, इनको फाइजेंडा कहा जाता है। काफ़ी क्वेश्चन आता है। एक होता है जो कॉफ़ी को अगर देखा जाए तो वास्तव में चेरी का फल है, और इस चेरी के फल से क्या कहा जाता है, जो इसमें सीड्स होती है, अर्थात चेरी में जो कच्चा फल होता है कॉफ़ी का उसको चेरी कहा जाता है, और उसमें क्या होता है जो इसका बाहरी छिलका होता है वो लाल या पीला होता है, और इसमें जो बीज होती है, इनमें 2 बीज होती है, आमतौर पर 2 बीज होती है।
जो चेरी के अंदर होते हैं, और इन्हीं बीजों को निकाला जाता है, फिर इन्हें सुखाया जाता है और भूनकर पीसकर पाउडर बनाया जाता है, जिसका कॉफ़ी के रूप में उपयोग करते हैं। जो फल होता है कॉफ़ी का, उसको हम लोग चेरी कहते हैं, और चेरी के अंदर जो 2 बीज होते हैं उसको निकाला जाता है, फिर सुखाया जाता है और भून के पाउडर बना के कॉफ़ी के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। कर्नाटक में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है, अप्रैल मई में होती है, उसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम कहने का मतलब ये होता है कि अप्रैल और मई की वर्षा की जो कॉफ़ी की फसल होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि जो मई जून में अक्सर अप्रैल मई में वर्षा कम होती है भारत में, जो मानसून पूर्व वर्षा कर्नाटक में होती है वो कॉफ़ी के फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि कॉफ़ी के फल को चेरी कहा जाता है। एक कॉफ़ी ट्रैंगल बड़ा फेमस है, ये कोलंबिया में है। ये 3 क्षेत्रों से मिलकर बना है। ये कालडास क्षेत्र है और रिसाराल्डा क्षेत्र है और किंदियो क्षेत्र है। ये तीनों मिलके जो बना हुआ है कॉफ़ी ट्रैंगल कहा जाता है। एक होता है सिदामो, जो कॉफ़ी के प्रमुख हम लोग को क्षेत्र बता दें, किस्में बता दें जो इसकी वैरायटीज़ है। एक सिदामो है, ये फल जैसे सुगंध वाली कॉफ़ी है, इथोपिया में पाई जाती है। मानसून बालाबार कॉफ़ी ये भारत में। ब्लू माउंटेन कॉफ़ी जमैका में। कोपी लुवाक इंडोनेशिया में। एक तराजू कॉफ़ी है कोस्टारिका में। टिपिका कॉफ़ी ये जमैका की ये बहुत मशहूर कॉफ़ी का प्रकार है। इसके अलावा बोरबान जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का जो क्षेत्र है या किस्में हैं, वैराइटीज़ हैं, ये युगांडा में है। एक कैटूरा है, कोलंबिया और ब्राज़ील में उगाई जाती है। कैटुई नाम से ब्राज़ील और मध्य अमेरिका में। और एक गीसा है, पनामा और कोलंबिया देश में। और मोचा काफ़ी बहुत फेमस है, ये यमन देश की कॉफ़ी है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखा जाए तो कॉफ़ी के बारे में आप लोग को आज जानकारी दी गई है।